हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास का टॉपिक लेते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें एक टॉपिक ले रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यदि कोई कंटेनर है, और उसमें एन नंबर ऑफ गैसेस हैं जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है, जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनके बीच जो गैसेज है, उन गैसेस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा, सो टोटल प्रेशर यदि P है तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेज P1 P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn। यदि मान ली कि एक कंटेनर है जिसमें कि बहुत सारे n नंबर ऑफ गैसेज हैं, और उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर उन n नंबर ऑफ गैसेज के P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है। तो इस कंटेनर में जो गैसेज का मिक्सचर है, n नंबर ऑफ गैसेज का जो मिक्सचर है, उसका टोटल प्रेशर होगा इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। सपोज P1 P2 P3 dot dot Pn are the pressure of n number of gases which are non-reacting to each other, जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है। सो द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। P1, and this is as per Dalton's law. अब पार्शियल प्रेशर समझते हैं क्या है। सपोज एक कंटेनर है जिसमें कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और दूसरा सेम वॉल्यूम का कंटेनर है, ये भी सेम वॉल्यूम का कंटेनर। सपोज इसमें कोई गैस नंबर 1 है जिसका पार्शियल प्रेशर P1 है, इसमें गैस नंबर 2 है जिसका प्रेशर P2 है, और इस दोनों गैसेस को यदि हम इसमें ले लेते हैं तो इसमें P1 प्रेशर का गैस आ जाएगा और प्लस P2 प्रेशर गैस आ जाएगा। सो इसको हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर P इक्वल P1 प्लस P2। यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2 है। जैसे ये दोनों मिक्सचर हो गए या दोनों को एक कंटेनर में, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखते हैं, यानी सेम साइज के कंटेनर में रखते हैं, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नंबर 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नंबर 2, एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज विल बी P इक्वल P1 प्लस P2, एंड P1 and P2 are the partial pressures of gas number 1 and 2 respectively. So this is the Dalton's law of partial pressure. Now देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। What is the application of Dalton's law of partial pressure? Application of Dalton's law of partial pressure. So the first application to
determine the pressure of dry gas. To determine the pressure of dry gas, यानी ड्राई गैस का प्रेशर निकालने में पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज होता है. सो इसको कैसे निकालते हैं? नॉर्मली जो गैस होता है, कभी कभी गैस वाटर के थ्रू कलेक्ट होता है. कभी कभी गैस वाटर के थ्रू कलेक्ट होता है. जब गैस वाटर के थ्रू कलेक्ट होता है तो उसमें उस गैस के साथ वाटर के कुछ वाटर वेपर मिक्स हो जाते हैं, जिससे उसका गैस का प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू वाटर वेपर. सो उस केस में सपोज P dash is equal to pressure of moist gas, यानी गैस with water vapor is called moist gas. So P dash is equal to pressure of moist gas and P equal pressure of dry gas. A small p is the pressure due to water vapor, और इसको कहते हैं एक्वस टेंशन ही बोलते हैं इसको. वाटर प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर को एक्वस टेंशन भी कहते हैं. So P equal, P means pressure of dry gas. So P equal P dash in the pressure of moist gas minus aqueous tension. P equal P dash minus a small p, that is the pressure due to water vapor, or you can say aqueous tension. So इस तरह से हम डाल्टन्स लॉ के हेल्प से ड्राई गैस का वेपर निकाल सकते हैं. नाउ दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं इसका. एप्लीकेशन नंबर 2. in the calculation of partial pressure, in the calculation of partial pressure, यानी पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ती है. या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन ये है कि इसके थ्रू, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के थ्रू हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर. सपोज एक कंटेनर है जिसमें कि ए बी सी तीन गैसेज हैं. ए बी सी तीन गैसेज हैं और तीनों गैसेज आपस में नॉन रिएक्टिव हैं, यानी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं. और सपोज वो तीनों गैसेज को हम मान के चल रहे हैं कि तीनों गैसेज आइडियल बिहेवियर के हैं, यानी तीनों गैसेज आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं. सो यदि हम तीनों गैसेज के साथ यदि आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें सपोज there are gas mixture of non reacting gases like A, B, C, and all gases are considered as
ideal gases. So on applying ideal gas equation PV equal nRT, यदि तीनों गैसेस पे हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर गैस ए पी ए इक्वल एन ए आर टी अपॉन वी। उसके से गैस बी के लिए लिख सकते हैं पी बी इक्वल एन बी आर टी अपॉन वी, एंड गैस सी के लिए लिख सकते हैं पी सी इक्वल एन सी आर टी अपॉन वी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो P इक्वल, और यू कैन से सो एज पर Dalton's law of partial pressure, सो टोटल प्रेशर लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर इक्वल पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल आर टी अपॉन बी को यदि हम कॉमन ले लेते हैं हम तो लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो पी ए अपॉन पी लिखेंगे तो आर टी अपॉन बी और आर टी अपॉन बी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। सो पी ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख सकते हैं इस तरह से इक्वल, और इसको हम टोटल को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर गैस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ moles of that particular gas dividing by total moles of the gases। so यहाँ पे हम Pa upon P इक्वल लिख सकते हैं Na upon total number of moles, so total this is the mole fraction of A। और पार्शियल प्रेशर Pa इक्वल लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। उसी तरह से सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। तो इस तरह से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हेल्प से हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। So partial pressure of any gas is equal to mole fraction of that gas into total pressure। So this is the second application of Dalton's law of partial pressure। दूसरा टॉपिक ले रहे हैं एक, दैट इज द ग्राहम्स लॉ
Graham's law of diffusion या एफ्यूजन। Graham's law of diffusion oblique effusion। सो पहले टर्म समझते हैं डिफ्यूजन। So diffusion is nothing but the spreading of gas molecules throughout the available space is called diffusion। Diffusion is the spreading of gas molecule throughout the available space is called diffusion। For example, a spreading of food flavor from किचन। जैसे किचन में खाना बनता है तो उसका खुशबू चारों तरफ फैलता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा एग्जाम्पल, स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम scent in surrounding area from a person who has used it। कभी कभी कुछ पर्सन यदि जो कोई परफ्यूम लगाते हैं और सोसाइटी में या कहीं मीटिंग में रहते हैं तो उनका परफ्यूम पूरे मीटिंग हॉल में या पूरे आसपास एरिया में फैलता रहता है, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसमें दूसरा टर्म आता है इफ्यूजन। सो इफ्यूजन इज द process in which pressurized gas escape out from the small hole or orifice। जिसमें कि प्रेशराइज्ड गैस, किसी कंटेनर से प्रेशराइज्ड गैस एक स्मॉल होल या ऑरिफिस से, ऑरिफिस स्मॉल होल को ऑरिफिस से बोलते हैं। सो जिसमें कि प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर से स्मॉल होल या ऑरिफिस के थ्रू बाहर निकलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एफ्यूजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, leaking of gas from गैस कंटेनर। जैसे गैस कंटेनर में कहीं लीकेज हो तो प्रेशराइज्ड गैस उससे बाहर निकलता है। और इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, लीकिंग ऑफ एयर फ्रॉम पंक्चर टायर। इससे टायर जब पंक्चर हो जाता है तो उसके ऑरिफिस से या स्मॉल होल से गैस एयर बाहर निकल जाती है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन। सो लीकिंग ऑफ एयर फ्रॉम पंक्चर टायर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एफ्यूजन। So as per Graham's law of diffusion या effusion, rate of diffusion या effusion of
गैस, जिसको यदि हम R से इंडिकेट करें, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस दैट इज R इज इक्वल टू inversely proportional to the square root of its density. So rate of diffusion or diffusion of gas, यदि हम इसको R से इंडिकेट करें, so is equal to the inversely proportional, or you can say rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its density. यदि दो गैसेज हैं, if there are two gases, there are two gases whose densities are d1 and d2 and its rate of diffusion are R1 and R2 respectively, then as per Graham's law, the ratio of rate of diffusion R1 upon R2 is equal to the square root of d2 upon d1. यदि दो गैसेज हैं जिनकी डेंसिटीज d1 एंड d2 है और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 एंड R2 है, यानी कि जिसका डेंसिटी d1 है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है और जिस गैस की डेंसिटी d2 है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, तो उस केस में रेशियो ऑफ गैस 1 to गैस 2 that is R1 upon R2 is equal to square root of d2 upon d1. And rate of diffusion is equal to volume of gas diffused dividing by time taken. यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, यानी जितना गैस डिफ्यूज हो रहा है, जितना गैस बाहर निकल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन, और डिफ्यूजन में कितना टाइम लगा है, तो इसको यदि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज को यदि हम टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन का रेट क्या है वो निकल जाएगा. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्या एप्लीकेशन है? Application of Graham's law of diffusion. So the first application is calculation of molecular mass. Calculation of molecular mass. So में देखा गया था कि यदि दो गैसेज हैं तो उनका रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d2 अपॉन d1. सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 अपॉन m1, क्योंकि डेंसिटी इक्वल होता है m अपॉन v, यानी कि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यदि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो मास ही बढ़ेगा. तो उसी तरह से चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे हमने देखा था कि
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। सो यहाँ पे चूंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सो D2 को हम M2 से रिप्लेस कर सकते हैं और D1 को M1 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। और R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। यानी कि गैस का प्रेशर जितना ही ज़्यादा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 एंड R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर गैस का जितना ही ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इस फार्मूले के हेल्प से हम कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन, comparison of volume of two different gases comparison of volume of two different gases diffused in the same time, in the same time। और यहाँ पे जो भी इक्वेशन या एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों का सेम होगा। यदि डिफ्यूजन लिख रहे हैं तो वही सेम फ्यूजन के लिए भी होगा, या फ्यूजन लिख रहे हैं तो वही सेम डिफ्यूजन के लिए भी होगा। तो if rate of diffusion of gas 1, यहाँ पे कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। तो मान लीजिए कि दो गैसेस हैं, गैस 1 एंड गैस 2। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 R1 इक्वल टू P1 अपॉन T, क्योंकि टाइम सेम है, डिफरेंट इन द सेम टाइम, और उनके वॉल्यूम का कंपेरिजन करना है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 दैट इज R1 इक्वल V1 अपॉन T, और उसी तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 दैट इज R2 इक्वल हम लिख सकते हैं V2 अपॉन T। सो ऑन अप्लाइंग द ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, सो इसके लिए हम लिख सकते हैं सो R1 अपॉन R2 इक्वल V1 अपॉन T डिवाइडिंग बाय V2 अपॉन T इक्वल T कैंसिल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल R1 अपॉन R2 को हम क्या लिखते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द डिफ्यूज गैसेस, वॉल्यूम ऑफ द डिफ्यूज गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यानी डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम डिफ्यूज होगा। यदि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो जो वॉल्यूम गैस का जो वॉल्यूम डिफ्यूज होगा वो कम होगा, और यदि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। सो V1 अपॉन, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो ऑफ डिफ्यूज वॉल्यूम इज इक्वल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और ये बराबर होता है इक्वल टू M2 अपॉन M1 के। तो इस तरह से हम
कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज इन द सेम टाइम। इन सेम टाइम में यदि दो गैस यदि डिफ्यूज हो रहे हैं तो उनके डिफ्यूज वॉल्यूम कितना होगा, उनका कंपेरिजन हम इस तरह से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Third application is comparison of time times taken for diffusion of the same volume of two different gases। यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं कंपेरिजन ऑफ टाइम्स, यहाँ पे टाइम का कंपेरिजन करना है। सो कंपेरिजन ऑफ टाइम्स टेकन फॉर डिफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। ये दो डिफरेंट गैसेस हैं और उनका जो वॉल्यूम है, यानी डिफ्यूजन जो वॉल्यूम है वो दोनों का डिफरेंट है, बट यहाँ पे उनका टाइम अलग अलग है, दोनों का टाइम डिफरेंट है। तो उस केस में हम टाइम का कंपेरिजन कैसे करेंगे? सो suppose time taken to diffuse volume V of gas 1 equal to T1। उस तरह से टाइम टेकन टू डिफ्यूज वॉल्यूम V ऑफ गैस 2 इक्वल टू T2। सो R1 अपॉन R2। सो रेट ऑफ डिविजन यहाँ पे V अपॉन T1 T होता है। सो यहाँ पे ले सकते हैं V अपॉन T1 और यहाँ पे ले सकते हैं V अपॉन T2 इक्वल T2 अपॉन T1। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा एंड T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं D2 अपॉन D1, क्योंकि R1 अपॉन R2 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 होता है एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो इस तरह से हम टाइम का, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाइम है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन में टाइम ज़्यादा लगेगा, और यदि ये डेंसिटी कम होगी तो टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो इस तरह से हम टाइम का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सो इस तरह से आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने बताया आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। और आगे इस टॉपिक का जो बाकी चैप्टर का जो बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में, दूसरे क्लास में। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।